Hello, people. Welcome to the session. I'm Rachita Sachdeva. You're with on the Chemistry Master Teacher, and I hope you guys are doing super awesome. So, आज हम लोग केस सॉल्व करने वाले हैं. What is this case, ma'am? So, top 5 cases that you will be solving और ऐसे questions को हम लोग कहते हैं case based questions. हाँ जी भाई और बहनों, तो आप लोगों को एक केस दिया जाता है, एक समरी दी जाएगी, कहानी काइंड ऑफ प्रोवाइड करी जाएगी और उसके बेसिस पे आपको आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. नाउ द गुड पार्ट हियर इज कि आपको पता है कि आप कौन से चैप्टर के साथ डील कर रहे हो एंड दैट इज मैटर अराउंड अस इज प्योर. सो टॉप 5 केस बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले रिडल सॉल्व करना पड़ेगा. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस. किसके दिमाग की बत्ती जलती है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? चलिए पढ़ते हैं. आई एम ओनली यूजफुल व्हेन आई एम फुल येट आई एम ऑलवेज फुल ऑफ होल्स. व्हाट एम आई? बूझो तो जानो. डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाएगा. Alright guys, so आगे बढ़ने से पहले again we have to see the schedule of the week. अगर आप भूल गए हैं कोई सेशन देखना और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया है, so please go first press the bell icon so that आप इनमें से कोई सेशंस आगे जाके भी मिस ना करें. So we have completed atoms and molecules का laws of chemical combination, atoms and atomic mass का जो हमने very important question series बनाया था. So that is what we did. Top 10 competency based questions of atoms and molecules. Structure of atoms हम लोग का चल रहा है. Atomic models के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं. दिस इज़ अ सीरियस सेशन जो कि मैं चाहूँगी कि आप अकेले नहीं अपने पेरेंट्स के साथ देखें. दिस इज़ वेरी I must say an eye-opener for all of us. So please do check this out, and it's a serious session. Top 10 competency-based questions from matter in our surrounding and how to read NCERT effectively. NCERT तो सब पढ़ते हैं, टॉपर भी पढ़ता है, आप भी पढ़ रहे हो, मे बी आप टॉपर हो, तो आप लोग को ये सीखने को मिलेगा कि NCERT को कैसे इफेक्टिवली पढ़ते हैं. जब सब NCERT पढ़ते हैं तो वो एक टॉपर क्यों बनता है. सो लेट्स लर्न सम टेक्निक्स हियर. नाउ आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 5 केस बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ इज मैटर अराउंड अस इज प्योर. सो लेट्स नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी डिड हियर. सो उसके लिए प्रेस द बेल आइकन. Starting up with case number 1. I hope you all are ready. चलिए चादरे फटे, let's solve some chemical lecture together. A group of students took an old shoe box and covered it with black paper from all sides. तो एक शू का डब्बा लिया, पुराना वाला, ठीक है, और स्टूडेंट ने उसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया. दे फिक्स सोर्सेज ऑफ लाइट, अ टॉर्च लाइट एट वन एंड ऑफ द बॉक्स एंड मेकिंग अ होल ऑन द अदर साइड टू व्यू द लाइट. एक तरफ से होल करके टॉर्च लाइट लगा दी और दूसरी तरफ से होल करके दैट पर्सन इज एक्चुअली looking at the light. They place the milk sample contained in a beaker or a tumbler in a box as shown in the figure. तो यहाँ पे उसे एक मिल्क का solution रखा and they were analyzed to see that milk taken in the tumbler was illuminated. They tried the same activity by taking a salt solutions but found that light simply passed through it. तो क्या देखा गया, जब मिल्क सोल्यूशन रखा सो इट स्कैटर्स, इट इल्यूमिनेटेड. लेकिन अगर सॉल्ट सोल्यूशन रखा तो लाइट सिंपली पास हो गई, कुछ हुआ ही नहीं, कोई स्कैटरिंग नहीं हुआ. तो इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेट्स रीड इट. पहला क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई मिल्क सैंपल वाज इल्यूमिनेटेड एंड नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड. कम ऑन गाइस, यू कैन डू दिस. बहुत बहुत सिंपल है. मिल्क बीइंग अ कोलॉइड, क्योंकि ये कोलॉइड है, डेफिनेटली इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस है तो क्या शो करेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज टिंडल इफेक्ट. सिंपल. सो क्यों मिल्क का सैंपल इल्यूमिनेट कर रहा है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े हैं, पार्टिकल साइजेस बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर. इट्स अ कोलॉइड, इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो लाइट का जो बीम है वो उन पार्टिकल से टकरा के स्कैटर होगी एंड दैट्स व्हाट वी कॉल फिनोमेना एज टिंडल इफेक्ट. मूविंग ऑन टू बी. Same results were not observed when a salt solution is there because it's homogeneous in nature. It's a true solution का example. Particle size is so छोटू, so small, less than 1 nanometer कि light बिल्कुल उससे नहीं टकरा सकती है. And if there is no collision, so उसके बाद कोई light scatter नहीं होगी. Light scatter नहीं होगी, though there would be no Tyndall effect like phenomena in homogeneous mixtures. And lastly, इस question में पूछा है, can you suggest 2 more solutions which would show the same effect as shown by milk?
ओके, डिटर्जेंट आप ये घर पे ट्राई कर सकते हो। ऐसे ही जूते का डब्बा लो, शू का बॉक्स लो, उसको पूरा ब्लैक पेपर से कवर करो, उसके अंदर डिटर्जेंट का सोल्यूशन रखो, मिल्क का सोल्यूशन रखो। ब्लड तो नहीं होगा, बट या यू कैन कीप सम अदर सोल्यूशन which is heterogeneous in nature or which is a colloid, and definitely you will see the same Tyndall effect as it was observed by a student in a milk. So सबसे पहला आंसर, मिल्क इज अ कोलॉइड। अगर बीम ऑफ लाइट आती है उस सैंपल पे टकराती है, दैट लाइट विल बी illuminated and becomes visible from the other side। क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा होता है, they scatter the light and this phenomena is called as Tyndall effect। सेकेंडली सॉल्ट सोल्यूशन, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन में आता है पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, बीम ऑफ लाइट विल नॉट बी विजिबल एंड दैट्स द रीजन नो टिंडल इफेक्ट विल बी शोन। लास्टली डिटर्जेंट सोल्यूशन, ब्लड और ऐसे बहुत सारे कोलॉइड्स हैं विच यू कैन कीप इट इन टू द बॉक्स एंड कैन चेक फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमिना। I hope it is clear. That was your case-based question number 1 from Is Matter Around Us is Pure. अब आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। Starting out with case-based question number 2. क्या पूछ रहा है ये? During the experiment, the students were asked to prepare 10% mass by mass solution of sugar and water. ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज दिया गया है बाय अ स्टूडेंट कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट को बोला गया कि भाई तुम 10% का मास बाय मास सोल्यूशन बनाओ ऑफ शुगर एंड वाटर। रमेश डिसॉल्व्स 10 grams of sugar in 100 grams of water। सो हमारे रमेश जी ने क्या करा? रमेश जी डिसॉल्व 10 grams in 100 grams of water। ठीक है, देन सारिका बीइंग वेरी स्मार्ट, उन्होंने क्या करा? She prepared by dissolving 10 grams of sugar to make 100 grams of solution। सारिका being सारिका उसने बहुत कड़क काम करा था, और जब हम इसको मास बाय मास परसेंटेज के फॉर्मूला में लगाए तो हम कहते हैं मास ऑफ सोल्यूट, कितना मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं इन अ गिवन मास ऑफ सोल्यूशन into 100। सब्सटीट्यूट तो करना है। रमेश जी की बात करें तो रमेश जी ने 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट डाला है इन 100 grams ऑफ वाटर। वाटर इज अ सॉल्वेंट, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। तो यहाँ पे 100 + 10 होना चाहिए, तब जाके सोल्यूशन बनेगा, बिकॉज वी नो दैट सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, isn't it? तो यहाँ पे आता है 10 divided by 110 into 100 which I think give you 9.09% something। अब बात करें सारिका जी की, तो सारिका was a very smart girl और उसने बोला कि मैं 10 grams of solute dissolve करूँगी to make a solution of 100 grams। तो solution is 100, not solvent, it's solution completely which is 100 into 100 से 100 कटा, that gives you 10%। तो किसने बनाया 10%? That was made by Sarika। So how will you write this answer? उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। Are two solutions of same concentration? No, not at all। Compare the percentage masses of two solutions। कंपेयर करने के लिए आप कैलकुलेशन दोगे, पहले फॉर्मूला लिखना इज इम्पॉर्टेंट, फॉर्मूला लिखना इज बहुत बहुत ज़रूरी। देन सोल्यूशन मेड बाय रमेश इज 9.09%, सोल्यूशन मेड बाय सारिका इज 10%। तो आप कंक्लूड करोगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, सारिका का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा परसेंटेज का है देन एज प्रिपेयर्ड बाय रमेश बाबू। ठीक है, सो परसेंटेज निकालना आना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ओके गाइस, on that note, moving on to our next question, case based question number 3। 3 स्टूडेंट्स हैं A, B, C। Prepare a mixture of chalk and water, chalk in water। B वाले ने कॉमन सॉल्ट डाला पानी के अंदर, C ने मिल्क डाला पानी में, बहुत टाइम है इनके पास, एक ने चॉक डाल दिया, एक ने नमक डाल दिया, एक ने मिल्क डाल दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है किसका मिक्सचर वुड नॉट लीव द रेसिड्यू ऑन फिल्टर पेपर आफ्टर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करा मतलब फिल्टर पेपर के थ्रू किसका सोल्यूशन है जो कि कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ेगा। सो इट विल बी बोथ B and C, या B and C स्टूडेंट का whose mixture would not going to leave any residue।
बी का भी नहीं, सी का भी नहीं, क्योंकि दोनों ही सेपरेट नहीं कर सकते बायोफिल्ट्रेशन टेक्निक. मूविंग ऑन टू सेकेंड वन, वुड शो टिंडल इफेक्ट. हुज मिक्सचर वुड शो टिंडल इफेक्ट? तो हमें बहुत अच्छे से पता है भाई और बहनों कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर टिंडल इफेक्ट शो करता है. तो NaCl एंड वाटर तो ट्रू है, true solution means it's a homogeneous mixture. Milk colloid है, chalk in water is a suspension. तो A and C are actually heterogeneous. तो इसके हिसाब से A and C would show a Tyndall effect. समझ ला? Clear है boss? I hope you are getting it. कैसे solve करना है? Third, would give a transparent clear solution. एकदम clear solution transparent किस पे मिलेगा? Chalk in water, NaCl और milk in water. That's true guys. True solution आपको एकदम transparent and clear solution देगा, and that will be option of student D. चाकरे फट्टे. Okay. Next, would settle down at the bottom when left undisturbed. Would settle down. किसका particle settle down होगा if you keep it undisturbed? chalk को पानी में डाल के छोड़ दो, थोड़ी देर बाद chalk will settle down at the bottom. लेकिन milk will not settle down. Sodium chloride will not settle down. So only one case जहाँ पे it's a suspension, particles will settle down once we keep it undisturbed. So suspension है A वाला. Lastly, could be filtered by a filter paper. A. That is the only one which is filtered by filter paper, क्योंकि chalk easily रह सकती है. Particle size greater than 1000 nanometer. It can easily be settled and be left as a residue onto a filter paper during filtration technique. क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि filtration technique कौन follow करता है for separation, and that's suspension. कैसे लिखोगे आंसर? स्टूडेंट बी मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, स्टूडेंट सी मिक्सचर ऑफ वाटर, स्टूडेंट ए एंड सी मिक्सचर ऑफ chalk powder and milk with water respectively, स्टूडेंट बी मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट जो कि आपका क्लियर सोल्यूशन है ट्रांसपेरेंट, स्टूडेंट ए मिक्सचर ऑफ chalk powder and water, एंड फिफ्थ वाले का स्टूडेंट ए मिक्सचर इन chalk powder with water. क्लियर क्लियर क्लियर? I hope it is clear. चाक दे फट्टे. Let's move on and solve some more chemical lecture. केस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4. इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं. इफ यू डू नॉट वांट टू मिस फर्दर सेशंस गाइस, डू सब्सक्राइब दिस चैनल ग्रेड 9 वेदांत ग्रेड 9. सो आप लोग कोई भी इस तरीके के क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह भी आप मिस ना करें. ओके, इन अ मिक्सचर substances are generally just mixed and are not completely dissolved. Okay. In a mixture, substances are generally just mixed and they are not completely dissolved. In a solution, substances are dissolved completely and cannot be filtered out. Okay. Mixtures की बात करें, they comprises of 2 and 3 compounds that aren't fused chemically, but they have no physical interactions too. While in a solution, it contains 2 substances which are chemically mixed to form new compounds. So basically उसने mixtures के लिए एक line दी, solutions के लिए, फिर mixtures के बारे में बात करी, फिर solutions के बारे में बात करी. So now इसका question क्या पूछ रहा है? Still if you need time to study this or read this question, pause your video, question को ढंग से पढ़ो और फिर आगे बढ़ो, जल्दबाजी मत करना, ठीक है? So what are the questions asked here? Under which category of mixtures will you classify alloys and why? उसने यहाँ पे आपसे solution के बारे में बात करी, mixtures के बारे में. Mixtures के अंदर they are mixed together but they are not dissolved. Solutions, they are completely dissolved, cannot be filtered out. In case of mixtures, there are no chemical bonding between substances which are mixed. In case of solutions, there will be a chemical bond which is made, and in a solution contains 2 substances which are chemically mixed together to form a new compound. ठीक है? तो वो कह रहा है under which category आपको लगता है mixtures है. So alloy, in this case, alloys are always homogeneous mixtures. क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग स्टेनलेस स्टील की, है ना? तो स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ कार्बन, आयरन, निकल, क्रोमियम, है ना? स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन.
तो यहाँ पे आपको पता थोड़ी ना चल रहा है स्टेनलेस स्टील का घर में प्लेट है या चम्मच है, आप उसमें ढूंढ सकते हो आयरन कहाँ है, कार्बन कहाँ है, निकल कहाँ है, क्रोमियम कहाँ है. यू कैन नॉट सर्च बिकॉज दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, दे आर कंप्लीटली diffused into each other. So that's a homogeneous mixture. Now, a solution is always a liquid, comment? No, solution is not always a liquid. Solutions क्या है? Homogeneous. Alloy भी तो एक तरह का solution है ना. It's a homogeneous mixture. It could be a solid. Solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है. Gas, air. Air is a mixture, solution, like gas with gas. So it's not necessary हमेशा कि वो liquid ही होता है. You can quote it with certain examples. C. Can a solution be heterogeneous? You let me know in the chat box. Can solutions be heterogeneous? Yes or no? Yes or no? क्या लगता है आपको? Can solutions be heterogeneous? A big no. No, 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 no. कभी नहीं हो सकता है. Solutions homogeneous हैं. Homogeneous solutions हैं. ये दोनों एक ही बात है. जहाँ पे solute and solvent आपस में dissolve होते हैं, uniformly distribute होते हैं, वही आपके लिए solutions हैं और वही homogeneous mixtures होते हैं. So yes, solutions cannot be heterogeneous in nature. कैसे लिखेंगे आंसर्स? अलॉयज आर होमोजीनियस, जहाँ पे दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में मिक्स होते हैं, फॉर्म्स यूनिफॉर्म मिक्सचर थ्रू आउट. सॉलिड भी होता है सोल्यूशन, गैसेस भी होते हैं सोल्यूशन, दे आर पॉसिबल. तो ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड्स ही सोल्यूशन होते हैं. यू कैन गिव सर्टेन एग्जाम्पल, अलॉय का हो गया, एयर का हो गया, यू कैन गिव मेनी मोर. नाउ सॉल्यूशंस कैन नॉट बी हेटेरोजीनियस इन नेचर. इट्स अ बिग नो. Solutions are always homogeneous. Homogeneous are solutions. Solutions are homogeneous. Based upon that positive note, let's move on and check their forte. Moving on to our case-based question number 5. Teacher instructed 3 students, A, B, C, respectively, to prepare 50% mass by volume solution of sodium hydroxide, means NaOH in water. टीचर ने क्लियर कर दिया भाई, इंस्ट्रक्ट कर दिया कि ABC स्टूडेंट तुम लोगों को 50% मास बाय वॉल्यूम NaOH इन वाटर का सोल्यूशन बनाना है. ये कॉन्सेंट्रेशन आपको अचीव करनी है. अब आप क्या क्या मिक्स करते हो ये आप देखो. ए ने बोला कि बॉस मैं ना 50 आई जस्ट यूज दिस पेन. ए ने बोला कि मैं 50 ग्राम्स ऑफ NaOH यूज करूंगी या करूंगा एंड आई विल डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर. ठीक है, 50 ग्राम्स NaOH यूज करेंगे एंड विल डिजॉल्व इन 100 ml वाटर. ठीक है, ओके कूल. बी कहता है कि आई विल डिजॉल्व 50 ग्राम्स ऑफ NaOH in 100 grams of water. Cool. Now, moving on to the third one. C स्टूडेंट कहता है कि मैं 50 ग्राम्स यूज करूंगा, 50 ग्राम्स ऑफ NaOH एंड आई विल गोइंग टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ 100 ml. सोल्यूशन बनाऊंगा या बनाऊंगी. नाउ अब इन तीनों में फर्क क्या है? लेट्स हैव अ लुक. सब कुछ एक जैसा नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? 50 grams NaOH, 100 ml water. 50 grams NaOH in 100 grams of water. 50 grams of NaOH to make 100 ml of solution. कुछ तो डिफरेंस है. सो मास बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. ये मास बाय वॉल्यूम, ये मास बाय मास. तो वैसे बी उस कैटेगरी में फॉल तो नहीं करता है, बट स्टिल चलो ए एंड बी की अगर हम बात करें तो 50 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कितना मास ऑफ सोल्यूट आप लोग डिसॉल्व कर सकते हो इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इट्स अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, तो अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के साथ ऐड करना पड़ेगा. नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर. अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं एंड 50 grams of solute which is NaOH divided by volume of solution. अब volume of solution क्या है? solute plus solvent 100 plus 50 होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे solvent दे रखा है, इस केस में भी solvent दे रखा है. तो I have to make 100 plus 50 into 100. That gives me 50 divided by 150 into 100. ये वैल्यूज देख के तो मुझे कदे ही नहीं लगता कि 50% का कॉन्सेंट्रेशन दूर दूर तक निकलने वाला है. Okay, now talking about C.
सी थोड़े धुरंधर निकले। तो सी स्टूडेंट ने क्या बोला कि मैं 50 ग्राम ऑफ सोल्यूट डालूंगा टू मेक 100 ml ऑफ सोल्यूशन इन 100 से 100 कटा एंड आई कुड मेक अ 50% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मास बाय वॉल्यूम NaOH इन वाटर। तो हु अचीव दिस? जो पूछा गया था वो किसने दिया? स्टूडेंट सी। कौन हुआ धुरंधर? स्टूडेंट सी। स्टूडेंट सी की वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। विच ऑफ देम हैज मेड द डिजायर्ड सोल्यूशन एंड व्हाई? तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट सी हैज मेड द डिजायर्ड सोल्यूशन। व्हाई के लिए आप प्रूव कर दो बाय पुटिंग एंड सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करो एंड आंसर अपने आप प्रूव कर देगा कि स्टूडेंट सी ही है। वाह भाई वाह। Clear boss? I hope it is clear. And oh, ouch! I've shown you the answer. कोई बात नहीं। सो आपसे मैंने एक रिडल पूछा था स्टार्टिंग में। अगर आप लोग को लगता है कि ये सीव है तो भाई हैट्स ऑफ टू योर परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं पढ़ती तो मुझे एक बार में समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप लोगों को ये आंसर मिल चुका है तो भाई क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे चलते चलते। बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और उनको भी बोलो कि भाई केस बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में से, पढ़ लो, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल्स करो। न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखना मांगता है, फिर गिवन देखो कितनी चीज़ें गिवन है, देन सब्सटीट्यूट इन द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली। You can find me on my Insta channel as well as Telegram group, जहाँ पर आपको PDFs मिल सकते हैं, notes मिल सकते हैं। So that was it from my side. This is me, Rachita Sachdeva, signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy always. फिर मिलेंगे चलते चलते in our next session. Thank you. Bye.